हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। पिछले महीने अचानक चीन ने भारत पर इस तरह से चढ़ाई करने की कोशिश की कि मानो वो हिंदुस्तान के सिर पर ही आकर बैठ जाएगा। लेकिन चीन की चढ़ाई को भारत ने बीच में ही रोक दिया। चीन को पीछे धकेलने के लिए शतरंज की ऐसी बिसात बिछाई गई कि उसे हर बार मात मिली और अब टैंक और हथियारों के साथ आया चीन अपनी हद में वापस लौटने के लिए मजबूर हो चुका है। आज हम मातृभूमि में आपको दिखाएंगे चीन की घेराबंदी करने वाले हिंदुस्तान के 5 हथियार। चीन ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया, युद्ध का पूरा माहौल बना दिया और बार बार भारत को बता दिया कि ड्रैगन वॉर की तैयारी में जुट चुका है। लेकिन चीन लाख कोशिश के बाद भी हिंदुस्तान के दिमाग से नहीं खेल पाया। ताकत का प्रदर्शन करते रहे चीन को भारत ने अपनी युद्ध नीति से मात दी और यही था हिंदुस्तान का वो पहला हथियार जिसने चीन के हौसलों को पस्त कर दिया। चीन ने भारत पर दबाव बनाने के लिए लद्दाख में सीमा के पास अचानक सैनिकों की संख्या को बढ़ा दिया था। चीन का प्लान था कि भारत चीनी सैनिकों की भारी मौजूदगी के लिए तैयार नहीं होगा और ऐसा चीन ने सिर्फ एक मोर्चे पर नहीं किया। सीमा पर अलग अलग मोर्चों पर चीन ने इसी रणनीति को अपनाया। ये लद्दाख की पेंगोंग त्सो झील है। इस झील के बीच से होकर भारत और चीन की वास्तविक नियंत्रण रेखा गुजरती है। चीन ने अचानक इस झील में अपनी पेट्रोलिंग बोट्स की संख्या को तिगुना कर दिया था। सैनिकों की तैनाती की। चीन ने पेंगोंग त्सो झील में पेट्रोलिंग बोट्स की संख्या बढ़ाई तो हिंदुस्तान ने भी अपनी पेट्रोलिंग बोट्स को बढ़ा दिया। चीन ने भारत पर दबाव बनाने के लिए अक्साई चीन से सटी गैल्वान घाटी में अचानक 80 तंबू लगाए तो जवाब में भारत ने बिना देरी किए चीनी तंबुओं से सिर्फ 500-600 मीटर दूर उतने ही तंबू गाड़े जितने ड्रैगन अपने साथ लेकर आया था। चीन अपने इलाके में टैंक और बारूद जैसे युद्ध का सामान जमा कर रहा था। जवाब में भारत ने अपने इलाके में युद्ध का साजो सामान जुटाया। साल 2019 से वास्तविक नियंत्रण रेखा के पास बोफोर्स तोप तैनात है, लेकिन सीमा पर तनाव को देखते हुए बोफोर्स तोप की संख्या को बढ़ा दिया गया। बोफोर्स दुश्मन पर भारत का वो प्रहार है जिसे करगिल युद्ध में पाकिस्तान के छक्के छुड़ाने के लिए जाना जाता है। ये थी हिंदुस्तान की युद्ध नीति कि चीन जिस मोर्चे पर जितनी ताकत के साथ आएगा, भारत उसे जवाब देने के लिए दोगुनी ताकत के साथ मौजूद रहेगा। चीन हर हाल में सीमा पर भारत के निर्माण कार्यों को रोकना चाहता था, क्योंकि सीमा के पास सड़क और पुल को ड्रैगन अपने लिए खतरा मान रहा था और भारत को निर्माण से रोकने के लिए चीन उसे अपनी ताकत से डराने की कोशिश कर रहा था। लेकिन जब चीन के बढ़े हुए सैनिकों की मौजूदगी से भी भारत टस से मस नहीं हुआ तो चीन प्रोपेगेंडा करने लगा। वो बार बार सीमा पर युद्धाभ्यास का वीडियो जारी करने लगा। सबसे पहले उसने 16,000 फीट की ऊंचाई पर तिब्बत के पठार पर रात के घुप अंधेरे में मिलिट्री एक्सरसाइज की तस्वीरें जारी की। हद तब हो गई जब 6 जून को भारत और चीन के बीच सैन्य कमांडर्स की बातचीत के अगले ही दिन उसने ये वीडियो जारी कर दिया, जिसमें दावा किया गया कि चीनी सेना हजारों किलोमीटर का सफर तय करके महज कुछ घंटों के भीतर भारत चीन सीमा पर तैनात हो गई और सेना अपने साथ युद्ध का सारा साजो सामान साथ लेकर गई है।
अब बारी थी चीन के प्रोपेगेंडा को जवाब देने की। भारत के गृह राज्य मंत्री ने वीडियो जारी किया ताकि ड्रैगन को पता चल जाए कि हम उसके प्रोपेगेंडा का जवाब सच से देते हैं। ये वीडियो जारी करके हमने बताया कि वो लद्दाख में सीमा के पास जहां पहुंचने का दावा कर रहा था, वहां भारतीय फौज के जांबाज जवान न सिर्फ तैनात हैं, बल्कि दुश्मन के छक्के छुड़ाने का अभ्यास भी कर रहे हैं। नतीजा ये हुआ कि ड्रैगन को समझ में आ गया कि हिंदुस्तान आंख दिखाने पर डरने वाला देश नहीं, बल्कि आंख में आंख मिलाकर जवाब देने वाला देश है। आज से हर भारतवासी को अपने लोकल के लिए वोकल बनना है। लोकल के लिए वोकल बनना है। न सिर्फ लोकल प्रोडक्ट्स खरीदने हैं, बल्कि उनका गर्व से प्रचार भी करना है। देश में लॉकडाउन और कोरोना संकट के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए लोकल पर वोकल का नारा दिया था। इसका सीधा मतलब ये था कि सामान देश में बने और हिंदुस्तान निर्यात करने वाला देश बने, आयात करने वाला नहीं। हम दुनिया को सामान बेचने की ताकत बने। ये वो वक्त था जब भारत और चीन के बीच सीमा पर तनाव बना हुआ था। प्रधानमंत्री मोदी के इस नारे का असर ये हुआ कि चीनी सामान के खिलाफ देश में माहौल बनने लगा। चाइनीज सामान के बहिष्कार की मांग होने लगी और इस मांग को आवाज दी मशहूर शिक्षाविद सोनम वांगचुक ने। सोनम वांगचुक ने सोशल मीडिया पर वीडियो जारी करके कहा कि चीन को सबक सिखाने के लिए उसे गोली से नहीं बल्कि आर्थिक तौर पर नुकसान पहुंचाना होगा। मेरा ये मानना है कि हम बुलेट से ज्यादा भारत के जनता वॉलेट से दे सकते हैं, क्योंकि ट्रेड में हमारा वर्चस्व है। हम पे वो निर्भर करते हैं, ना कि हम उन पे। वो हमें 5 लाख करोड़ का सामान बेचते हैं और हम कस्टमर हैं, और कस्टमर इज द किंग। वांगचुक ने देश से कहा कि भारत चीन के लिए उसका कस्टमर है और कस्टमर किंग होता है। फिर भारत चीन को अपनी ताकत क्यों ना दिखाए। चीन के खिलाफ माहौल ऐसा बना कि लोग चाइनीज ऐप अनइंस्टॉल करने लगे। भारत में चाइनीज सामान के बहिष्कार की मांग से चीन को ऐसी मिर्ची लगी कि उसने चीनी सरकार की भाषा बोलने वाले अखबार ग्लोबल टाइम्स में यहाँ तक छाप दिया कि भारतीयों की जिंदगी में चाइनीज आइटम इस कदर दाखिल हो चुके हैं कि उसे आसानी से हटाया नहीं जा सकता। चीन हेकड़ी दिखा रहा था, लेकिन चाइनीज सामान का बहिष्कार देश में मुहिम बनने लगी थी। देश में 7 करोड़ व्यापारियों का प्रतिनिधित्व करने वाले सबसे बड़े संगठन कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स यानी CIT ने 10 जून से चीनी सामान के बहिष्कार का अभियान शुरू किया। इस अभियान का नाम है भारतीय सामान हमारा अभिमान। संगठन का लक्ष्य है कि अगले 1 साल में वो चीन से आयात होने वाले सामान में 1 लाख करोड़ की कटौती करेगा। हम चीन को और दुनिया को ये बताएंगे कि ये आदत कैसे छोड़ी जाती है। यदि हिंदुस्तान के लोग किसी प्रोडक्ट को ऊंचाई पर ले जाना जानते हैं तो वो कैसे गिराया जाता है, ये भी हिंदुस्तान के लोगों को पता है और हमने ये काम काफी पहले किया भी है। और आज उद्योग जगत के एक सालाना कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने एक बात पर जोर दिया और वो था भारत को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में लोकल के लिए वोकल। हर गांव, हर कस्बे, हर जिले, हर प्रदेश, पूरे देश को आत्मनिर्भर करने का समय है। आत्मनिर्भर भारत अभियान का सीधा सा मतलब है कि भारत दूसरे देशों पर अपनी निर्भरता कम से कम करे। एक तरफ भारत की युद्ध नीति के तहत सीमा पर सैनिक चीन के सामने डटे हुए थे और दूसरी तरफ भारत की अर्थनीति से घबराने लगा था चीन। चीन की जो युद्ध नीति थी उसका जवाब हिंदुस्तान ने भी उसी की भाषा में दिया और अर्थनीति के जरिए चीन की कमर तोड़ने की कहानी लिख दी। इन दोनों नीतियों से चीन पस्त होने लगा, लेकिन भारत की कूटनीति, रणनीति और राजनीति अभी बाकी है। देखिए कैसे हिंदुस्तान की कूटनीति ने चीन को पीछे हटने की प्लानिंग करने पर मजबूर कर दिया। कूटनीति से चीन को पटखनी।
प्रधानमंत्री मोदी को कूटनीति का बेहद माहिर खिलाड़ी माना जाता है और ये मोदी की कूटनीति का ही असर था कि ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री के हाथ में बैठक से पहले समोसे की प्लेट थी। भारत और ऑस्ट्रेलिया की नजदीकी को बताने वाली ये समोसा नीति चीन को जरा भी रास नहीं आई थी। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि ऑस्ट्रेलिया चीन का घोषित दुश्मन बन चुका है। चीन खुलेआम ऑस्ट्रेलिया को धमकी दे चुका है और इस दुश्मनी की वजह सिर्फ इतनी है कि ऑस्ट्रेलिया ने कोरोना वायरस को लेकर चीन में अंतर्राष्ट्रीय जांच की मांग की थी। लेकिन ड्रैगन तो दादागिरी करना जानता है। ऑस्ट्रेलिया की इस मांग पर उसे आर्थिक नुकसान की धमकी देने पर उतारू हो गया। प्लान करें और हमारा और इस माहौल में जब भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच बड़े रक्षा समझौते हुए तो ये चीन को चुभना लाजमी था। जब आप जैसा लीडर हमारे मित्र देश का नेतृत्व कर रहा हो तो हमारे संबंधों में विकास की गति का मापदंड भी एम्बिशियस होना चाहिए। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि आज हम अपने द्विपक्षीय संबंधों को कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के रूप में अपग्रेड कर रहे हैं। मोदी ने सिर्फ ऑस्ट्रेलिया को ही अपने साथ नहीं लिया, दुनिया के कई बड़े देशों को मोदी ने अपने साथ लिया और इस कड़ी में उन्होंने चीन के दुश्मन नंबर 1 बन चुके अमेरिका को भी अपने साथ खड़ा किया। And maybe that's a question you should ask China. Don't ask me, ask China that question, okay? When you ask them that question, you may get a very unusual answer. Yes, behind you, please. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 बार अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को फोन किया। 2 जून को दोनों नेताओं की हुई बातचीत ने चीन को बहुत हैरान किया, क्योंकि G7 से G11 किए जाने के डोनाल्ड ट्रंप के प्रस्ताव में चीन को अलग थलग करने के प्रस्ताव का भारत ने समर्थन किया। दोनों नेताओं के बीच ताजा भारत चीन सीमा विवाद पर भी चर्चा हुई। दोनों के बीच करीब 25 मिनट तक बात चली और चीन को ये बात भी बहुत ज्यादा खटकी। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री मोदी ने रूस को भरोसे में लिया और भारत से बातचीत के बाद रूस ने कहा कि हम दोनों देशों के मामलों में दखल नहीं देंगे। मोदी कूटनीति के मास्टर हैं। वो बड़े देशों के साथ साथ फिलीपींस जैसे छोटे देशों से भी बात कर रहे थे ताकि हर मोर्चे पर भारत का पक्ष मजबूत रहे। और भारत को दबाव में डालने आया ड्रैगन भारत की कूटनीति से खुद ही दबाव में आने लगा था। चीन के आक्रामक रुख से निपटने के लिए भारत रणनीति बना रहा था और इस रणनीति को बनाने वाली थी प्रधानमंत्री मोदी की तिकड़ी। तिकड़ी यानी वो 3 चेहरे जो ऐसी स्थिति से निपटने में सबसे खास भूमिका निभाते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, विदेश मंत्री एस जयशंकर, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ विपिन रावत। ये वो तिकड़ी है जिसने चीन की हर चाल को चित करने वाला प्लान तैयार किया। ये तिकड़ी चीन की हर मूवमेंट पर पैनी नजर रखे हुए थे। एक तरफ सीमा पर चीनी सैनिकों के बराबर भारतीय सैनिकों की तैनाती करके उन्हें रोक कर रखा गया, बल्कि अजीत डोभाल चीन में विशेष प्रतिनिधि से भी बात करते रहे। विदेश मंत्री एस जयशंकर चीन में भारत के राजदूत रह चुके हैं। वो बीजिंग के चरित्र को बहुत अच्छे से समझते हैं। ये तीनों चेहरे प्रधानमंत्री मोदी के बेहद भरोसेमंद माने जाते हैं। अजीत डोभाल की विशेष प्रतिनिधि से बातचीत के बाद ही इस बात पर सहमति बनी थी कि दोनों तरफ की सेना को अपने रुख में नरमी लाने के निर्देश दिए जाएंगे। लेकिन बावजूद इसके ये तिकड़ी सर्विलेंस सिस्टम से निगरानी करती रही और जहां चीनी सैनिकों की मूवमेंट दिखी वहां फौरन भारतीय सैनिकों को तैनात किया गया। ये तिकड़ी विवाद की ऐसी स्थिति को निपटाने में माहिर मानी जाती है। इससे पहले साल 2017 में जब चीन के साथ डोकलाम विवाद हुआ था, जो करीब 73 दिनों तक चला, उसे भी सुलझाने में मोदी की इस तिकड़ी ने अहम भूमिका निभाई थी। पाकिस्तान के कब्जे वाले गिलगित बाल्टिस्तान के हाथ से निकलने की आहट भर से बौखला गया था ड्रैगन।
दरअसल ये हिंदुस्तान की राजनीति का वो दांव था जिसे ड्रैगन बर्दाश्त नहीं कर पाया था। भारतीय मौसम विभाग की वेबसाइट पर जैसे ही गिलगित बाल्टिस्तान का मौसम दिखाना शुरू किया, पाकिस्तान और चीन दोनों को दर्द होने लगा, क्योंकि गिलगित बाल्टिस्तान में चीनी कंपनियां खनन से लेकर अपने महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट्स तक इसका इस्तेमाल करती हैं और पाकिस्तान को चीन से इसके लिए खैरात मिलती है। लेकिन भारत ने अपने हिस्से को अपना ही बताया तो ड्रैगन को मिर्ची लग गई और इसी के बाद से चीन ने सीमा पर दुस्साहस का सिलसिला शुरू किया था। भारत ने दुस्साहस का जवाब दिया और पहली ही बैठक में 2 टूक कह दिया था कि पहले चीन आगे आया था, इसीलिए पहले चीन को ही पीछे हटना होगा। चीन पीछे हटने लगा है क्योंकि इसके अलावा भारत ने उसके पास कोई रास्ता नहीं छोड़ा है।